तो चलिए आज हम आपकी केस स्टडी 4 स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, थोड़ी तबीयत खराब थी। आज हम आपकी केस स्टडी 4 स्टार्ट करते हैं। अब ये केस स्टडी में क्या है, मैं आपको क्विकली, जैसे अपन क्विकली रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। इसमें ना एक एसएफसी फाइबर मैन्युफैक्चर होता है। वो क्या करता है, वो बेटा हाई क्वालिटी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है, हाई क्वालिटी सिंथेटिक यार्न्स बनाता है, जिससे फैब्रिक बनता है। लेकिन उसके जो फैब्रिक है ना बेटा, वो ओल्ड फैशन कपड़ों के लिए बहुत अच्छा है, जो पुराने जमाने के कपड़े थे, लेटेस्ट वाले नहीं। ये एक पॉइंट आपको यहाँ से लिख के रखना है, डिजाइन ऑफ फैब्रिक और ओल्ड फैशन, ट्रेडिशनल इन नेचर। वो ट्रेडिशनल तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देन एसएफसी ने सोचा कि यार अपन वर्टिकल चेन एनालिसिस करते हैं, मतलब बिजनेस वैल्यू चेन एनालिसिस में वर्टिकल लिंकेज करते हैं। वर्टिकल लिंकेज क्या होता है सर? वर्टिकल लिंकेज मतलब अपन बिजनेस के सामने वाले को टेक ओवर करते हैं, जो अपने आगे है, बेसिकली अपना जो कस्टमर है उसको, उसके साथ टीमिंग कर लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल मतलब अपन अपने ही लेवल के लोगों को, हॉरिजॉन्टल लेवल वालों को करते हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, एसएफसी ने इंटीग्रेशन किया वर्टिकल, ठीक है। इसीलिए क्या, ताकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस हो, एक नया बिजनेस चेन खुले। उसने ना क्लोथिंग कंपनी, क्लोथिंग जो कपड़े बनाते हैं, अब अपन अपन क्या बनाते हैं, अपन वो यार्न्स बनाते हैं जो कपड़ों में यूज होता, जैसे अपन कॉटन के बॉल्स आते हैं, उसको कपड़ों में यूज होता, तो अपन वो बनाते। अपन ने सामने वाली कस्टमर को एक्वायर कर लिया जो अपना यार्न यूज करके कपड़े बनाती थी। एसडीसी नाम से एक कंपनी थी, उसको एक्वायर कर लिया। एसडीसी क्या करती थी, एसडीसी ना जो 40 से 60 साल तक के लोग हैं, मतलब एक अडल्ट पॉपुलेशन, एंड टू बी स्पेसिफिक द लेटर हाफ ऑफ अडल्ट, तो एक अडल्ट पॉपुलेशन जो 40 to 60 है, वो जो टाइप के कस्टमर्स है जो थोड़े प्राइस सेंसिटिव है, बेसिकली वो लोग को प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव से क्या याद आना चाहिए, ध्यान दो सब, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन याद आ जाना चाहिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्राइस सेंसिटिव जो लोग रहते हैं, लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट नहीं लेते, लो कॉस्ट वैल्यू वाला, वो याद आना चाहिए इसी से। देन नेक्स्ट, अब क्या हुआ, उसने ये काम किया। अब कुछ तो प्रॉब्लम होगी तभी अपने को क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है पता है क्या आपको? जो सेल्स है ना, जो सेल्स और प्रॉफिट है, वो लो ग्रोथ रेट है। ध्यान देना, इधर मैंने एक वर्ड को इंपॉर्टेंस ध्यान दिया, लो ग्रोथ रेट। इट इज नॉट नेगेटिव ग्रोथ रेट, इट इज लो ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन कम रेट से हो रही है, ठीक है। देन क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो सिनर्जी बेनिफिट्स है ना, वो एग्जॉस्ट हो गए इवेंचुअली। ये सारी लाइंस आपके स्टडी मैट में ही मतलब यहाँ पर ही लिखी हुई, ड्यू टू एग्जॉस्ट सिनर्जी बेनिफिट्स। मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हुए इधर, और आपको भी समझेगा कि कीवर्ड्स कौन से लेने पड़ते। फिर उसने क्या किया, रिटेल स्टोर्स में ना, क्यों ये लॉस, ये रेड कलर से जो लिखा है ना, सारी प्रॉब्लम्स है। देखो, रिटेल स्टोर डिफिकल्ट टू सेल है। जो अपने रिटेल स्टोर्स है ना, वो सोच रहे हैं यार ये कपड़े बेचना मुश्किल हो रहा, क्योंकि देखो पुराने कपड़े थे, पुराने टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए थे, 40 से 60 साल वालों के लिए है। और सर वो लोग प्राइस सेंसिटिव है, वो लोग 1 रुपए बढ़ाएंगे तो दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे। और अपन हाई क्वालिटी बना रहे हैं, मतलब अपन प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने वाला एक प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के पास जाता है, तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर नहीं लेगा। आईफोन का एग्जाम्पल लो, आईफोन इतना प्रीमियम फोन है, लेकिन फिर भी 80-90 हजार का लेता है। जो नॉर्मल बायर है इंडिया में, जो एवरेज बायर है, वो आईफोन प्रीफर ही नहीं करेंगे। वो लोग ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार उनकी अपर लिमिट है, उस लेवल का फोन प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्योंकि रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर्स के इतने क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स है, तो इसीलिए उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है। ये यही लिखा हुआ है। हाँ, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स या रिटेलर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, बाइंग पावर ऑफ रिटेलर इज हाई। क्योंकि इतना सप्लायर है तो रिटेलर्स अपने हिसाब से कि यार तू मेरे को इतने में प्रोडक्ट दे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये घड़ी के टोटल, ये ऐसी घड़ी 10 कंपनियां बनाती, मैं आपके पास आया कि आप ये घड़ी खरीदो, अपने शोरूम से बेचो। आप बोले कितने की है, मैं बोला 3,000 की है। 3,000 की आपको पड़ेगी, आप इसको 3500 तक बेच सकते हो, ठीक है। आप बोलेंगे अरे इससे अच्छा तो दूसरी ब्रांड की हो, तो मेरे को 2500 की पड़ रही है और मैं उसको 3500 तक बेच सकता हूँ। तो आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि सप्लायर ज्यादा है, वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब एसएफसी डाउन द लाइन क्या करता है आगे जाके, यहाँ लिखा हुआ है कि क्लोथ रिटेल चेन है। ऑफ कोर्स क्लोथ रिटेल चेन है, जैसे आप रिटेल वाले हो, आपको हायर करने का सोच रहा है एसएफसी। ये कौन सा वर्टिकल है? ये बिजनेस वर्टिकल एनालिसिस, बिजनेस वर्टिकल एक्विजिशन ही है, लेकिन काफी आगे का, मतलब अपना इमीडिएट वर्टिकल जो है उसके भी आगे का। ऑल्दो वर्टिकल में आता है, ऐसा लेवल नहीं होता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अपन कपड़े बनाते हैं, अपना कपड़े यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसका कोई शोरूम बना के रखा है, तो अपन अब शोरूम वाले को एक्वायर कर रहे हैं, ताकि ये जो पूरा प्रॉब्लम है ना, रिटेलर्स हाई, रिटेलर्स के सप्लायर पावर हाई, ये सब नाटक ही खत्म हो। ये आगे क्वेश्चन में बोला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको अभी कैसे सोचना है। अब ध्यान देते हैं, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, वैल्यू चेन बताओ, ड्रॉ वैल्यू चेन। वैल्यू चेन मतलब क्या होता है, माइकल पोर्टर की डेफिनेशन। वैल्यू चेन में माइकल पोर्टर ने क्या बोला था, सर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसको बोलते हैं वैल्यू चेन। नहीं सर, उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं बस ये देख रहा था तुम लोग वीडियो देख रहे हो कि सो गए हो। समझो, वैल्यू चेन मतलब वो एक्टिविटीज जो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, वो एक्टिविटीज जो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही उसको रिमूव कर दो, ये होता है वैल्यू चेन। और वैल्यू चेन में मैंने आपको पढ़ाया था
प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज नहीं याद है तो चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन वीडियो देखो, आपको समझ जाएगा। ठीक है, वो माइकल पोर्टर ने उस चैप्टर में समझ, माइकल पोर्टर बोला, मैंने उस चैप्टर में समझा, माइकल पोर्टर का दिया हुआ है उसमें सेकेंडरी प्राइमरी एक्टिविटीज। तो आपको सबसे पहले वही लिखना है, वैल्यू चेन में ये एक्सप्लेन करो वैल्यू चेन होता क्या, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो पता है कितने मार्क का आएगा, ये आएगा 2 3 5 4 3 4, ऐसे 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान देना कैसे आएगा, वैल्यू चेन को डिफाइन करो, फिर माइकल पोर्टर के बारे में बताओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज बताओ, यही लिखा हुआ है। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो मैं बता भी देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 8 है ये देखिए यही सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। नहीं, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सॉरी मैं 8 पे चल गया था, सॉरी 8 वाला देख रहे थे अपन, 4 वाला कहाँ गया। ये रहा केस स्टडी नंबर 4। ये देखिए, सबसे पहले वही वैल्यू चेन माइकल पोर्टर के बारे में बताया, उसके बाद ये देखो प्राइमरी एक्टिविटीज 5, सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब ऑफकोर्स इन्होंने डायग्राम बनाया, अपन एग्जाम में थोड़ी डायग्राम बनाने वाले, अपन तो लिखने वाले हैं, वो पॉइंट हो गया। हाँ सर, वो पॉइंट हो गया। अब ध्यान देते हैं, अब उसके बाद क्या, अब नेक्स्ट बोला है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, चैप्टर नंबर 1 फिर से मैंने बोला, इसलिए एक बार पूरा चैप्टर पढ़ो फिर ये आओ, क्योंकि मल्टीपल कंसेप्ट लग रहे, देखो वैल्यू चेन लगा, ये लगा, यूजुअली एक ही चैप्टर का है लेकिन 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लग गए। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता, सर सामने वाले से हमारे कॉम्पिटिटर्स हम बेटर कर रहे हैं, अब हम कैसा करेंगे, आपने पढ़ा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो तरीके से होते हैं, एक तो सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक तो लो कॉस्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट देना, लो कॉस्ट मतलब सस्ता प्रोडक्ट देना। अब मैंने चिक चिक के चिल्लाया था ऊपर कि ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है तो अपन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे जा रहे हैं, और जो अपना एसएफसी है वो इंटीग्रेट कर रहा है और वो प्राइस सेंसिटिव वालों को दे रहा है, मतलब वो लो कॉस्ट लीडरशिप पे जा रहा है। इसके अलावा एक और पार्ट है जो थोड़ा सी भी इस केस स्टडी के लिए रेलेवेंट है, यूजुअली इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, लेकिन क्या हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ रहा ना कि 40 से 60 साल या स्पेसिफिक एज ग्रुप लिखा रहा कि मैं कोई क्लोथिंग कंपनी में से फीमेल क्लोथिंग बनाता, या मैं से कोई क्लोथिंग कंपनी में से मेल क्लोथिंग बनाता, ऐसी कोई ब्रांड है, ठीक है, ऐसी अगर कोई ब्रांड है जो सिर्फ पर्टिकुलर एक जेंडर या पर्टिकुलर एज है, जैसे फर्स्ट क्राई है, फर्स्ट क्राई क्या करता, वो सिर्फ बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाता, तो वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहा है तो वो फोकस है। अब वो फोकस किस मामले में, वो डिपेंड करता है कि वो बच्चों के लिए अगर प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहा है तो वो फोकस्ड है, साथ में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा, और अगर वो बच्चों के लिए काफी सस्ते प्रोडक्ट बना रहा है तो फोकस है और साथ में प्राइस सेंसिटिव है। बेसिकली कौन से 3 पॉइंट्स है सर, या तो फोकस है, या तो प्राइस सेंसिटिव, या तो प्रोडक्ट लीडरशिप है। फोकस और प्राइस सेंसिटिव के साथ ही फोकस इन दोनों के साथ ही आता है। आई नो मैं काफी फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन बेटा रिवीजन है, आप लोग वीडियो आगे पीछे कर सकते हो, रेगुलर इसमें मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, यहां तक का समझा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता है ये सारी चीजें, तब ये रिवाइज फटाफट होगा, यू नो दी कॉन्सेप्ट। चलिए, अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स, लो कॉस्ट लीडरशिप मतलब लेस कॉस्टली। अब एक फोकस स्ट्रेटजी और है, जिसका मतलब है व्हेन यूजिंग वन ऑफ द अबव स्ट्रेटजी, इन दोनों में से कोई स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, या तो ये फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। पर्टिकुलर ग्रुप मैंने बता दिया, वुमेन हो गई, मेन हो गए, या फिर 40 से 60 या 10 से 20, जैसा भी, एज द केस में भी, जैसे प्लेजर का था, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, तो पर्टिकुलरली वुमेन्स को फोकस कर रही थी। ठीक है, चलिए यही पॉइंट इधर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, माइकल पोर्टर ने बताया था, ये चीज नहीं भी लिखे तो चलता। ये देखिए लो कॉस्ट और ये लो कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसके अलावा एक फोकस का भी और ये बता दिया, सेम है वो पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस स्ट्रेटेजी, यही 3 पॉइंट आप लिखोगे, मिल गए 3 मार्क। नेक्स्ट, अब क्या बोला भाई यार, एसडीसी कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रही है, एसडीसी, ध्यान देना, एसडीसी इंस्टीट्यूट जानबूझ के ऐसे नाम दिया, एसएफसी एंड एसडीसी। मैं जब फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा था मैंने भी गलती से एसएफसी की स्ट्रैटेजी बता दी थी, ध्यान देना एसडीसी की स्ट्रैटेजी है। एसडीसी क्या यूज कर रहा है सर, वो तो प्राइस सेंसिटिव मतलब ही लो कॉस्ट लीडरशिप, देखिए यही लिखा हुआ है, पढ़िए, लो कॉस्ट लीडरशिप के साथ कॉस्ट फोकस है, एसडीसी लो कॉस्ट लीडरशिप के साथ कॉस्ट फोकस है। देखिए एक पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस कर रहा है, साथ में प्राइस सेंसिटिव, तो ही इज फोकसिंग ऑन फोकस प्लस लो कॉस्ट लीडरशिप। यू नीड टू राइट दोनों। इंस्टीट्यूट क्या, इंस्टीट्यूट का अलग है, अपने को तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझ के जाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हर सेम क्वेश्चन का अलग अलग आंसर लिखता है। और मेरी बात भी हुई, जब मैं भी पढ़ रहा था ना, तो मैंने डाउट्स इंस्टीट्यूट, आप साइट पे देखोगे तो फैकल्टीज के नाम होते हैं जिनसे आप डाउट पूछ सकते हैं आईसीआई के, तो मैंने उनसे पूछा था, तो वही सर ने मेरे को बोला था कि हम लोग जब चेक भी करते हैं तो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, लोगों की मगिंग अप स्किल्स नहीं चेक करते। और मैंने एक वीडियो डाला भी था मेरे चैनल पे, जिसपे मैं मेरे एक स्टूडेंट का पेपर एनालिसिस कर रहा था,
उसने वर्ड सही लिखे थे, उसने सिर्फ पॉइंट्स कम लिखे थे, तो उसने भली वर्ड्स अलग लिखे होंगे, उसको मार्क्स दी थी आई से, वो वीडियो देख लेना। चलिए ध्यान देते हैं अब ये तो हो गया। अब देन उसके बाद क्या बोला हुआ है, डिस्कस द वैल्यू चेन इफेक्ट फॉर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो एसडीसी को एक्वायर किया, एसएफसी ने जो एसडीसी को एक्वायर किया, मैंने बताया फॉरवर्ड चेन इंटीग्रेशन है। ये इधर नहीं भी लिखता तो भी अपने को पता है वर्टिकल लिंकेज वाला फॉरवर्ड वाला है। हाँ सर। अब उसमें वो पूछ रहा है बेनिफिट्स बताओ। अब यार तुम ही सोचो, मैं खुद ही गुड्स बना रहा हूँ और मैं खुद ही कपड़े भी बना रहा हूँ, तो मैं ब्रांड बना सकता हूँ, निखिल राठी ब्रांड। मैं एक ब्रांडिंग कर सकता हूँ खुद को, तो ब्रांड बना लेता है। यस सर, ब्रांड बना लेगा। एक सेकेंड, हाँ मैं ब्रांड बना लूंगा। यस सर। दूसरा, यार मेरे को पता है ना जीन्स कितने की बेचनी है, मैं प्राइसिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एडवांटेजेस है, लॉजिकली सोचना। मैंने ब्रांड बना ली, मैंने प्राइसिंग कंट्रोल कर लिया। यार जब मैं प्राइस कंट्रोल कर रहा हूँ बेटा, तभी तो मैं प्रॉफिट भी कंट्रोल कर पाऊंगा। कितना लॉजिकली फ्लो बना हुआ है। ब्रांड में बनाऊंगा, दोनों मेरे ही कपड़े हैं, रॉ मटेरियल भी मेरा है, मेन प्रोडक्ट भी मेरा है, ब्रांड मेरी। दूसरा सर, मैं प्रॉफिट डिसाइड कर सकता, प्रॉफिट डिसाइड कर लिया तो सर मेरा प्राइसिंग कंट्रोल हो गया, दोनों में से। देन इन सब के कारण एक वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। 4 पॉइंट्स हो गए, सिंपल। देन नेक्स्ट, अब अब कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एससीएमपी में सिर्फ एडवांटेज लिख के मत आना, डिसएडवांटेज समझो भी। मुझे एक चीज बताओ, मैं फैब्रिक मैन्युफैक्चर हूँ अभी, और अब मैं नया क्लोथ्स के मैन्युफैक्चर में काम में जा रहा हूँ। यार मुझे एक्सपर्टीज है क्या? नहीं। मुझे 2 जगह मेरे मैनेजमेंट लगाने, मुझे 2 जगह ब्रेन्स लगाने पड़ेंगे, मुझे 2 जगह इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो इन चक्कर के कारण ये देखिए वही लिखा हुआ है 2 प्रोडक्शन लाइन हो चुकी है, जिसके कारण मुझे लेबर मशीन सब डालना है, और ट्रांसफर प्राइसिंग को भी ढंग से ध्यान में रखना है। जब चैप्टर नंबर 6 में पढ़ता है आपको सिर्फ ये लिखना है, ट्रांसफर प्राइसिंग इशू शैल ऑल्सो अराइज, उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना इस क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट, अब मुझे एक चीज बताइए, तो डायग्राम ऐसी बनाई है, यान है, यान से फैक्ट्री में कपड़ा है, फैक्ट्री से फिर जीन्स बनी। अगर यहाँ डिले हुआ तो पूरी जीन्स डिले हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना, जीन्स डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रही है बेटा, जीन्स डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रही है। तो अभी तक जो भी डिले, अगर यहाँ डिले भी होता था तो फैक्ट्री में डिले होता था, B2B था। अब B2C बिजनेस हो चुका है, बिजनेस टू कस्टमर हो चुका है। अब अगर कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक आ गया तो मेरा बिजनेस गया, कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक आ गया तो बिजनेस गया। मुझे कस्टमर के तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कस्टमर को डिले नहीं चाहिए, कस्टमर का डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, वही लिखा हुआ है। डिले इन वन प्रोसेस वुड लीड टू आइडियल टाइम है, आइडियल यूसेज ऑफ मशीनरी। उसके अलावा ध्यान देना, अब मैं कस्टमर से लिंक हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। फिर फोकस अब मेरे को शिफ्ट करना है, नेचुरली सर आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस कर रहे हो, जो हेड मैनेजमेंट है उसका फोकस शिफ्ट होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इतने देर से चिक चिक के चिल्ला रहा हूँ कि यार एसएफसी जो है वो तो ट्रेडिशनल कपड़े बना रहा है जो फर्स्ट था, और एसडीसी जिसको मैंने एक्वायर किया था वो रिसेंट कपड़े बना रहा है 40 से 60 साल वालों के लिए। यस सर। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे होगा, उसके लिए मेथड लगानी पड़ेगी। तो आप एक केस स्टडी में कैसा लिखोगे, एस SFC is making traditional clothing while SDC is making recent clothing. The integration of both these activities would require special, business processes. ये सिर्फ एक पॉइंट लिखना है। देन आगे आपको 5th का पार्ट है, पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ क्लोथ रिटेल चेन बाय परिधन। परिधन को जो अपन एक्वायर कर रहे हैं, आगे लिखा हुआ है, सॉरी, एसएफसी क्लोथ रिटेल चेन वाले को एक्वायर कर रहा है जिसका नाम है परिधन। तो रिटेल चेन वालों को एक्वायर कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, तुम लॉजिकली सोचना, रिटेल चेन वाले को मैं एक्वायर कर रहा हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स हो गए। सर रिटेल चेन वालों को एक्वायर कर रहे हो तो जो आपका है, आपका प्राइस, वो 4 प्रोडक्ट ऊपर वाले, ब्रांडिंग, वो चारों तो पॉइंट्स हो गई, वेरी गुड। सेकंड सर, इसके अलावा आप एक चीज समझो, आपको आप कस्टमर का डायरेक्ट डेटा पता है, आपको कस्टमर क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर कैसे कपड़े खरीद रहा है, उसका डायरेक्ट डेटा है आपके पास। डायरेक्टली कस्टमर डेटा, कस्टमर बिहेवियर पता चल रहा है क्योंकि रिटेल स्टोर्स में आके खरीद रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। देन आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे अब बांट सकते हो, क्योंकि रिटेल स्टोर ही आपका है, रिटेल स्टोर ही प्रीमियम वाला बना दो ना, प्रीमियम रिटेल स्टोर कर दो। जैसे जारा के क्लोथिंग स्टोर्स होते हैं, अपने को पता है ना प्रीमियम है, तो वैसा प्रीमियम रिटेल स्टोर्स। देन उन सब के अलावा अब एक चीज ध्यान देना, जब रिटेल स्टोर्स आपके एक्सक्लूसिवली आपके, तो भाई कंपटीशन कम होगा ना। जैसे वन प्लस है, वन प्लस के आज अगर आपको रिटेल स्टोर्स में फोन खरीदना तो सिर्फ वन प्लस के रिटेल स्टोर्स में मिलेंगे। ये अगर वन प्लस ने स्कीम डाल दी तो वन प्लस के रिटेल स्टोर्स में सिर्फ जाओ, अगर वन प्लस के रिटेल स्टोर्स नहीं है तो कुछ और ट्राई करो। लेकिन अगर रिटेल स्टोर्स है तो वो एक्सक्लूसिव करा दो आपके लिए, सिर्फ आपके कपड़े बेचेंगे वो, तो एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स मतलब आपका कंपटीशन कम हो रहा। देन नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स। As I said, every coin has two sides, same thus this will have a drawback. Now what are the drawbacks sir? सबसे पहले तो मुझे बताओ यार, एक रिटेल चेन एक्वायर करनी,
तो हाई इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? फाइनेंसिंग ऑप्शंस कहाँ से लाओगे? बताओ बेटा, फाइनेंसिंग ऑप्शंस कहाँ से लाओगे? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी भी एसएफसीआर ट्रेडिशनल कपड़े बेच रहा, कस्टमर को लेटेस्ट ट्रेंड चाहिए, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? दूसरा ये कंपटीशन एक्ट के रूल्स, ना ये मैंने लिखा है, स्टडी मैट में नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिंक कर सकते हो। कंपटीशन एक्ट ऑफकोर्स आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। जो लोग का शायद 6D होगा वो लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी इन लोग का। बाकी लोग समझ लो, कंपटीशन एक्ट ऐसा बोलता है कि ना दो कॉम्पिटिटर अगर मर्ज हो रहे हैं तो उसके रूल्स है, कुछ रूल्स है यार, वो रूल्स फॉलो करो या कंपटीशन एक्ट से परमिशन लो। नहीं तो क्या होगा आपका, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर एप्पल और सैमसंग एक साथ आ गए, फॉर एग्जाम्पल एप्पल और सैमसंग ने मर्ज कर लिया, इंडिया का मोबाइल मार्केट खत्म। दो ही प्लेयर्स रूल करेंगे। या एप्पल सैमसंग एमआई ने मर्ज कर लिया, एप्पल एप्पल सैमसंग वन प्लस ने, खत्म हो गया मोबाइल मार्केट। ये लोग अपने तीनों डिसाइड कर लेंगे हम हमारे फोन का प्राइस 1.5 लाख रखेंगे, उससे सस्ता फोन ही नहीं आता। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? नॉर्मल पब्लिक अफेक्ट होगी ना। यही यही चीज, यही जो कार्टेल बनाते हैं, इसको कार्टेल बोलते हैं, बाकी आप इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे। तो यही कार्टेल या यही चीजें नहीं बननी चाहिए, उसके लिए कंपटीशन एक्ट है। तो कंपटीशन एक्ट इसीलिए बना हुआ है। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझो, सारे सीए टीचर्स हैं, सबने सोच लिया हम हमारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग 50,000 रखेंगे, कोई उससे कम में लॉन्च ही नहीं कर रहा, पूरा बिजनेस ही ऐसा सेट हो गया। क्या कर लोगे? आपको 50,000 के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। ये नहीं हो, इसीलिए कंपटीशन एक्ट बना हुआ है कि इंडिया में एक फेयर कंपटीशन हो, अपना बिजनेस आप ठीक से फेयरली कर पाओ। संविधान भी आपको हक देता है हमारा प्रोफेशन करने का। ठीक है, यहां तक हो गया। अब लास्ट में मैंने हमेशा बोला एक डिप्लोमेटिक आंसर जो आपको कंक्लूजन देना है कि एसएफसी शुड कंसीडर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड देन शी शुड डिसाइड, या इट शुड डिसाइड वेदर इट शुड डू द इंटीग्रेशन और नॉट। खत्म। ये हो गई आपकी केस स्टडी नंबर, आई गेस 4। केस स्टडी नंबर 4 आपकी यहाँ फिनिश होती है। चलो, थैंक यू।